नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं चेन्नई बेस्ड एक कंपनी की जिसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी कमाल की है और इस बिजनेस स्ट्रेटेजी के बल पर ये कंपनी 1990 में एक छोटी सी शुरुआत करके आज लगभग 13,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई है। ये कंपनी दवा निर्माता कंपनी है और इस कंपनी का नाम है कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज लिमिटेड। और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें मनोरम जी से प्राप्त हुआ है। हमेशा की तरह पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के इतिहास से। तो देखिए, कंपनी की स्थापना 1990 में चेन्नई में हुई और इसकी स्थापना एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने नौकरी छोड़कर इस कंपनी की स्थापना की। उनका नाम था, जो अब ये जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो इनके फाउंडर हैं वो अब इनके चेयरमैन हैं और इनका नाम है सीसी पार्थिपन। और ये कंपनी उस समय जब इन्होंने शुरुआत की 1990 में, तो ये ऑइंटमेंट्स वगैरह या जो क्रीम होती है ना, वो उस तरह के प्रोडक्ट से बनाया करते थे, एक्सटर्नल एप्लीकेशन वाले ये प्रोडक्ट्स बनाया करते थे। इसके बाद 1994 में कंपनी का आईपीओ आया और इस कंपनी का आईपीओ उस समय 1994 में 117 गुना सब्सक्राइब हुआ। इस पैसे का इस्तेमाल इस कंपनी ने पौंडीचेरी में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए किया और इस फैसिलिटी को लगाकर उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड किया और आज की तारीख में इनके पास 5,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड प्रोडक्ट हैं, 650 से ज़्यादा फॉर्मुलेशंस हैं और ये 36 या 36 से ज़्यादा थेरेप्यूटिक सेगमेंट्स में काम करते हैं। अब एक बार ये समझ लेते हैं कि ये प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, फॉर्मुलेशंस क्या होते हैं, थेरेप्यूटिक सेगमेंट्स ये क्या चीज़ होती है। थेरेप्यूटिक सेगमेंट का मतलब ये किस तरह की बीमारी के, हार्ट की बीमारी के, कैंसर की बीमारी के, लंग्स की बीमारी के, तो इस तरह के 36 थेरेप्यूटिक सेगमेंट्स में ये हैं। इसके बाद फॉर्मुलेशंस क्या चीज़ होती है। फॉर्मुलेशन आप ये समझ लीजिए, जो रेसिपी होती है ना दवाई की, उसको बोलते हैं। तो ये 650 तरह के ज़्यादा से ज़्यादा तरीके के फॉर्मुलेशन या दवाइयाँ ये बनाते हैं। और अब ये प्रोडक्ट्स क्या चीज़ होती है। तो देखिए, प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि कोई भी एक दवाई जो होती है ना, वो या तो गोली के फॉर्म में हो सकती है और या ओरल के फॉर्म में हो सकती है, या वो जो लिक्विड के फॉर्म में हो सकती है, या इंजेक्टेबल के फॉर्म में हो सकती है, इंजेक्शन के फॉर्म में। और दूसरी बात, उसकी डोज भी डिफरेंट हो सकती है, 5 mg की, 10 mg की हो, या इस तरीके जो उसकी पोटेंसी होती है वो भी डिफरेंट हो सकती है। तो ये जितनी तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जितनी तरह के आइटम है, रेसिपी तो आपकी एक है ना। उसके बाद जितने तरह के आइटम है, उनको आपको जहां ये आप दवाइयां बेच रहे हैं वहां रजिस्टर कराना पड़ता है। उसकी जो ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी जो होती है या रेगुलेटरी जो एजेंसी होती है, वहां इस ये सारे दवाइयों को रजिस्टर कराना पड़ता है। तो इनके पास टोटल 5,000 से ज़्यादा जो प्रोडक्ट है ना, ये डिफरेंट कंट्रीज में ये रजिस्टर्ड है। अब बात करते हैं इनके बिजनेस की। तो ये जो बिजनेस है, ये दवाइयों को डेवलप करते हैं और उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और मार्केट करते हैं। अब कौन किस तरह की दवाई बनाते हैं, कोई इनोवेटिव दवाई बनाते हैं नहीं, ये जो डील करते हैं ये जेनरिक्स और ब्रांडेड जेनरिक्स में ये केवल डील करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि ये जेनरिक्स क्या होते हैं और ब्रांडेड जेनरिक्स क्या होती है। तो देखिए, होता क्या है कि जैसे किसी एक कंपनी, कोई बड़ी कंपनी, उसे रिसर्च और डेवलपमेंट करके उसने कोई दवाई, नई दवाई निकाली, बिल्कुल नई, जो किसी पर्टिकुलर बीमारी में काम आती है और बड़ी उसके लिए इफेक्टिव दवाई है, तो उसको कुछ समय के लिए पेटेंट दिया जाता है, 30 साल के लिए, 40 साल के लिए। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, तो जब वो पेटेंट समाप्त हो जाता है, तो उस कंपनी का एकाधिकार, यानी जिसने ओरिजिनली वो दवाई डेवलप की, उसका एकाधिकार नहीं रह जाता। तो उस समय उस कंपनी को वो जो दवाई है उसको कोई भी कंपनी अपनी तरीके से बना सकती है, बशर्ते वो उतनी ही इफेक्टिव हो जितनी ओरिजिनल दवाई है। तो ऐसी जो दवाई हैं जिनका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है और जिनको कोई भी कंपनी बना सकती है, उसको जेनरिक दवाइयाँ बोलते हैं। अब जेनरिक दवाइयाँ के अलावा दूसरा जो हुआ सेगमेंट, वो हुआ ब्रांडेड जेनरिक। ब्रांडेड जेनरिक्स में क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर जो दवाई होती है, जो होती तो जेनरिक है, लेकिन उस पे जो दवाई बनाने वाली कंपनी है वो अपना ब्रांड लगा देती है। जैसे एक ऑर्डिनरी सामान है, ठीक है। ऑर्डिनरी सामान में जैसे मान लीजिए आटे का एग्जांपल लेते हैं, तो आप किसी चक्की से आटा खरीद के ला सकते हैं,
या आप कोई जो आईटीसी का जो आशीर्वाद आटा है वो ला सकते हैं। तो अगर आपको कोई बड़ी पार्टी हो या कोई शादी ब्याह का काम हो तो आप क्या कहते हैं यार अच्छी क्वालिटी का आटा लाना है तो कहाँ से यार आशीर्वाद वाला आटा ले आओ। तो ये है बेसिकली ब्रांडेड जेनरिक। आटे के ऊपर एकाधिकार नहीं है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर आपने ब्रांडिंग कर दी तो वो एक तरीके से आपके दिमाग में ये हो जाता है हाँ भाई इसकी क्वालिटी जो होगी ना वो अच्छी होगी, क्योंकि इस कंपनी के बारे में मैं जानता हूँ कि इस कंपनी की जो क्वालिटी की जो दवाइयाँ आती है ना वो जो दवाइयाँ की क्वालिटी है ना इस कंपनी की वो बहुत ही अच्छी है। तो ये जेनरिक हुआ और ब्रांडेड जेनरिक हुआ। तो ये जो कंपनी है कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरी, ये जेनरिक और ब्रांडेड जेनरिक दवाइयों का ही निर्माण करती है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करती है और उनकी मार्केटिंग करती है। जेनरिक दवाइयों से इनका जो रेवेन्यू आता है वो 75% आता है और जो ब्रांडेड जेनरिक आता है जो दवाइयों से जो इनका जो रेवेन्यू आता है वो 25% आता है। अब बात करते हैं इस कंपनी के टारगेट मार्केट की। तो देखिए अगर आप किसी भी लिस्टेड फार्मा कंपनी की भारत में बात करेंगे तो उनका मेजरली जो टारगेट मार्केट होता है वो या तो अमेरिका होता है, यूएस होता है या यूरोपियन यूनियन होता है, यानी इन दोनों में से एक मार्केट तो होता ही होता है। लेकिन यही डिफरेंशिएटिंग स्ट्रेटेजी जो कैप्लिन पॉइंट की है ये इनके बिजनेस मॉडल को अन्य कंपनी के बिजनेस मॉडल से अलग करती है और यही इनका बिजनेस प्रपोजिशन है। इनका जो टारगेट मार्केट है वो अफ्रीका के वो कंट्रीज जहां फ्रेंच बोली जाती है यानी फ्रैंकोफोन अफ्रीकन कंट्रीज, और जो लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन जो कंट्रीज है ना वो इनका टारगेट मार्केट है। तो लैटिन अमेरिका से 76% इनका रेवेन्यू आता है, अफ्रीका से जो इनका रेवेन्यू आता है 4% आता है, और जो यूएस से इन्होंने हाल ही में यूएस में एंटर किया है अभी 3-4 साल पहले, तो वहां से इनका जो रेवेन्यू आता है वो 20% आता है। अब इनकी जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी यानी 1994 में जब इन्होंने अपने पौंडीचेरी में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना की उसके बाद कैसे आगे बढ़े, ये स्ट्रेटेजी जो है ना यही इस कंपनी की वैल्यू प्रोपोजिशन भी है और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। तो अब समझते हैं कि इन्होंने किया क्या। तो इन्होंने 2001 में सबसे पहले अफ्रीका में एंटर किया और अफ्रीका में इन्होंने स्टॉक एंड सेल बेसिस पे एंटर किया। स्टॉक एंड सेल का मतलब ये, भाई अंगोला में गए, अंगोला में किसी डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ा। अब अंगोला टाइप के जो कंट्रीज होते हैं वो सेमी रेगुलेटेड मार्केट कहलाते हैं, यानी कि जो ड्रग से रिलेटेड रेगुलेशन जितने स्ट्रिक्ट अमेरिका में है या यूरोपियन यूनियन में उतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है ना वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो वहाँ पर उतने स्ट्रिक्ट जो दवाई से रिलेटेड रेगुलेशंस नहीं होते, तो वहाँ पर दवाइयों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंपैरेटिवली आसान होता है। तो वहाँ पर जो स्टॉक एंड सेल का मतलब ये, वहाँ अपना अप्रूवल के बाद, दवाई का अप्रूवल के बाद आपने वहाँ पर एक स्टॉकिस्ट जो है या वहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूटर है उसको माल देना शुरू किया और उसको ये कहा कि भाई बात ये है आप जो है ना जितना माल बिक जाए ना उतना बेच देना और उसके बाद ही मुझे पैसे देना, माल आपका बच जाएगा तो मैं वापस ले लूंगा। अब ये स्ट्रेटेजी काम क्यों करती है? वो काम इसलिए करती है कि नया आपको एंट्री चाहिए, तो अगर आप खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्थापित करेंगे तो आपको बड़ा जोर आएगा। वहाँ ऑलरेडी जो कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसको उसका रिस्क आप मिटिगेट कर दीजिए। भाई डिस्ट्रीब्यूटर का रिस्क क्या है? वो ये सोचता है भैया माल बिकेगा या नहीं बिकेगा पता नहीं, तो ये कहते हैं भाई माल बिक जाए तो पैसे दे देना नहीं तो वापस। तो एंट्री करने के लिए इन्होंने 2001 में ये स्ट्रेटेजी की। उसके बाद इन्होंने 2006 में कैरेबियन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में एंट्री की। अब देखिए ये जो कंट्रीज हैं इनमें इन्होंने क्यों एंट्री की और यहाँ क्या प्रॉब्लम्स है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली चीज तो ये कि ये जो एरिया है यानी जो अफ्रीका वाला एरिया या कैरेबियन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं उसमें एक प्रॉब्लम तो ये कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, यानी हमेशा लड़ाई चलती रहती है, वॉर चलता रहता है। कभी कोई सरकार आएगी, तख्ता पलट जो होता है तो कूदेता बड़ा जल्दी आसानी से हो जाता है। तो एक तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है, दूसरी बात ये जो कि इनकी इकोनॉमी डाइसी होती है, सारे दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सिविल वॉर होते रहते हैं या आपस में एक दूसरे में देशों के साथ लड़ाई होती रहती है। तो जो इकोनॉमी होती है वो बहुत अच्छी स्टेबल इकोनॉमी नहीं होती और करेंसी का जो डिवेल्यूएशन है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, तो करेंसी का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अब ये दो स्थितियां तो हो गई कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी है और वहाँ पर जो करेंसी है और इकोनॉमी है उसका भी कोई पता नहीं है। लेकिन जो बेसिक दवाइयाँ होती है ना, मूलभूत दवाइयाँ होती है, सिंपल एंटीबायोटिक्स हुआ या जो ओआरएस टाइप की चीज़ें हुई, उनकी इस तरह की कंट्रीज में अत्यंत आवश्यकता होती है। और
वहाँ पर एक और जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि चीपर क्वालिटी पे अच्छी क्वालिटी की चीपर दवाइयाँ मिले। तो इस तरह के जो सेमी रेगुलेटेड मार्केट होते हैं वहाँ पर इन्होंने जानबूझ के एंट्री इसलिए की कि वहाँ पर जो एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स है ना, बड़े प्लेयर्स, वो तो इस तरह की छोटी मोटी दवाइयाँ है ना वो लेने आएंगे, वो उस मार्केट में वो एंटर ही नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए तो ये यूजलेस मार्केट है। और जो ऑर्डिनरी जो दवाई मेकर है, ऑर्डिनरी जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो उनको ये जो जितने भी रेगुलेशंस होते हैं ना, भाई रेगुलेटेड तो हैं लेकिन वो सेमी रेगुलेटेड है। तो वो जो छोटे वाले जो दवाई वाले होते हैं वो इनमें इसलिए एंट्री नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ के जो छोटे मोटे रेगुलेशंस हैं वो भी वो फॉलो नहीं कर पाते। तो इनको जो कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज के मैनेजमेंट को ये लगा कि भाई ये तो सरपट खाली मैदान है और यहाँ पर रिस्क तो है, लेकिन अगर रिस्क को मैनेज कर लिया जाए तो ये एक बहुत ही ज़्यादा गोल्ड माइन टाइप का ये एरिया हो सकता है। कंपटीशन है नहीं और मार्केट बहुत बड़ा है, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया इन दोनों मार्केट्स में, एक तो प्योरली जेनरिक प्रोडक्ट्स, प्योरली जेनरिक वो प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए। इसके बाद फार्मेसीज के साथ, डॉक्टर्स के साथ इन्होंने रिलेशनशिप बिल्डिंग की, कैसे अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ टाइम पर पहुँचाकर वो इन्होंने किया। तीसरी चीज़ ये है कि फिर धीरे धीरे इन्होंने खुद का अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्थापित किया। फिर इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी वो इस बात पे फोकस थी कि ये जहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हो जिस सेगमेंट में, वहां नहीं घुसे। मार्केट में जो गैप है, गैप का मतलब ये एक पर्टिकुलर तरह की दवाइयां जो है ना वो अवेलेबल नहीं है, तो उस तरह की इन्होंने जेनरिक, प्योर जेनरिक दवाइयां है ना वहां पर इन्होंने उसमें एंट्री की। ये इस तरीके से इन्होंने जो है ना एक कंट्री में, पहले एक कंट्री में एंटर किया और उसके बाद नेबरिंग कंट्रीज में, भाई बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं ये जितने भी हैं आसपास में, तो इनका नाम जो है ना, इनकी क्वालिटी, इनकी रिलायबिलिटी, इनकी वैल्यू चेन की जो स्ट्रेंथ है उसके कारण ये आगे वाले कंट्रीज में आसानी से एंटर कर पाए। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए बोलें तो पहले छोटे कंट्रीज में इन्होंने एंट्री किया, होंडुरा से ग्वाटेमाला में गए और ग्वाटेमाला से निकारागुआ में गए और निकारागुआ से उसके बगल वाले में गए। तो पहले स्टेज में तो इन्होंने ये वाले मार्केट जो है इनको कैप्चर किया और वहाँ पर अच्छी अपनी रेपुटेशन बनाई। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये कैप्चर हो गए उसके बाद सेकेंड फेज में इन्होंने कोलंबिया, चिले और ब्राज़ील जैसे जो बड़े मार्केट्स हैं इसको अब इन्होंने टारगेट करना शुरू किया है। दूसरी बात ये, इन्होंने कुछ इस तरीके काम भी किए कि इन्होंने जो रिलेशनशिप बिल्ड की ना वो ह्यूमन रिलेशनशिप बिल्ड की। होंडुरास में एक बार बहुत ज़्यादा हरिकेन के कारण जो है वो जो सप्लाई चेन थी वो डिस्टर्ब हो गई थी, मतलब कोई चीज़, कोई माल मिल नहीं रहा था क्योंकि आवागमन के साधन नहीं थे और साधन भी थे तो वो बड़े महंगे थे। तो दवाइयाँ जो है वो जहाँ रिक्वायर्ड थी वहाँ पहुँच नहीं पाती थी, तो इन्होंने अपने खर्चे पर जो है वो जो कॉस्ट उसकी ऐड नहीं करते हुए, मतलब जो हाई कॉस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन की थी क्योंकि वहाँ पर तबाही थी, तो उसको ऐड नहीं करते, खुद के खर्चे पर उन्होंने सेंटर पे जहाँ पर रिक्वायरमेंट थी दवाइयों की वहाँ तक पहुँचाई। और इसके लिए इनको जो गवर्नमेंट है उसका बड़ा सपोर्ट मिला आगे के टेंडर्स में। अब बात करते हैं ये जो दो रिस्क है वो, यानी कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का रिस्क और ये करेंसी डिवैल्यूएशन का रिस्क, इसको कैसे मिटिगेट करते हैं। तो एक चीज़ तो मैंने बताया कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का जो रिस्क है वो तो इस प्रकार से मिटिगेट करते हैं कि ये हमेशा जो है ये अपनी जो रिलेशनशिप है पेशेंट से, यानी जनता से, डॉक्टर से, हॉस्पिटल से, ये बहुत अच्छा मेंटेन करके रखते हैं। तो जिनका इस तरह के जो सेगमेंट, जो पेशेंट से और डॉक्टर से अगर अच्छा तालमेल होता है तो जो सरकार है वो भी इस काम को अप्रिशिएट करती है, चाहे कोई भी सरकार आए, क्योंकि मेडिकल रिक्वायरमेंट जो होती है वो जनता के मेडिकल रिक्वायरमेंट के लिए हर सरकार जो है ना वो तैयार रहती है। दूसरी चीज़, जो इन्होंने जो करेंसी डिवैल्यूएशन था इसका एक इन्होंने अभी तक एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना रखी है, वो ये है कि देखिए जैसे करेंसी डिवैल्यूएट होती है तो उसके लिए इन्होंने क्या कर रखा है कि ऑलरेडी इन्वेंट्री, लगभग 50% से ज़्यादा इन्वेंट्री ये ऑलरेडी उस कंट्री में रखते हैं जहां पर उस चीज़ की आवश्यकता होती है। अगर कंट्री में, अगर उस कंट्री की करेंसी डिवैल्यू भी हो गई
कम भी उसकी रेट होगी। जैसे करेंसी की वैल्यू, जो उनकी करेंसी डिवैल्यूएट होती है, वैसे ही जो दवाई की कॉस्ट होती है, अगर आप बाहर से मंगवाएंगे तो वो महंगी हो जाती है, और इमीडिएटली अगर आप उसको महंगी कर देंगे तो उसको बड़ी दिक्कत आती है। मतलब इमीडिएटली मेहनत महंगी कर दवाइयाँ महंगी करने पे आपकी एक नेगेटिव पब्लिसिटी होती है। तो ये क्या करते हैं, 50% से ज़्यादा इन्वेंट्री जितनी रिक्वायर्ड होती है उससे 50% उसकी एक्स्ट्रा 50% ये रखते हैं। कहाँ पर, उस जगह जिस देश में इसकी आवश्यकता होती है। 20% लगभग इनकी इन्वेंट्री ट्रांजिट में होती है, और जो इनका प्लांट होता है वहाँ पे रेडी टू बी एक्सपोर्ट, ये बाकी 30% रखते हैं। तो करेंसी के डिवेल्यूएशन से इमीडिएटली इनको प्राइस राइज में करने की जरूरत नहीं पड़ती दवाई की, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक है इनके पास दवाई का उस कंट्री में जहाँ करेंसी डिवेल्यूएट हुई है। तो इस तरीके से इसको ये अपनी करेंसी का, अपने मार्जिन्स को ये प्रोटेक्ट करते हैं। अब सोर्सिंग की बात करें तो इनकी जो 60% मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में होती है, और जो 40% मैन्युफैक्चरिंग है वो या तो चाइना में होती है, या इंडिया के जो कुछ रेपुटेड मैन्युफैक्चरर हैं वहाँ से होती है। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग, यानी ये सारा बर्डन खुद के ऊपर नहीं लेते, जहाँ सस्ते से सस्ता और अच्छा क्वालिटी का माल बन सकता है वहाँ से लेते हैं। ये कंप्लीटली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, यानी कि इनका कोई माल इंडिया में नहीं बिकता, भारत में इनका कोई, भारत में इनकी सेल नहीं है। फिर यहाँ जब इन्होंने एक बार सेमी रेगुलेटेड मार्केट्स का टेस्ट कर लिया, यानी कि उन मार्केट्स को इन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया, रेगुलेशन से रिलेटेड इनको आइडिया लग गया, इसके बाद धीरे से इन्होंने 2018 में जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे ल्यूक्रेटिव मार्केट है यूएस, वहाँ पर इन्होंने एंटर किया, और वहाँ पे इन्होंने स्टेराइल इंजेक्टेबल के मार्केट में एंट्री की। अब ये यहाँ पर भी ये जो स्टेराइल इंजेक्टेबल में जो एंट्री है, इसके पीछे भी क्यों इन्होंने एंट्री की, इसके पीछे भी इनका बड़ा एक स्ट्रेटेजिक थॉट है। वो पहली बात ये समझते हैं, स्टेराइल, ये जो स्टेराइल इंजेक्टेबल्स होते हैं ये क्या होते हैं। देखिए, एक गोली अपन लेते हैं मुंह ओरली, या कोई सिरप पीते ओरली, एक इंट्रावीनस होती है या इंट्रामस्कुलर होती है जो डायरेक्ट आपकी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है। तो वो जो, चाहे वो एंटीबायोटिक हो या किसी अन्य तरह की चीज़ हो, तो वो जो दवाइयाँ होती हैं वो स्टेराइल इंजेक्टेबल होती है। अब इसमें एक खास बात होती है, चूंकि ये डायरेक्टली बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, सीधा आपकी वेन्स में जाती है, तो वो उसकी जो क्वालिटी कंट्रोल है ना, उसको वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, उसका अप्रूवल आसानी से नहीं मिलता। तीसरी बात ये कि ये हाई केपेक्स वाले प्रोग्राम्स हैं, लेकिन अगर एक बार आपको अप्रूवल मिल गया तो वो अन्य कंपनीज के लिए बैरियर्स टू एंट्री है। तो जहाँ अन्य जो इंडियन फार्मा कंपनीज हैं वो ओरल सेगमेंट में, यानी या तो गोली या सिरप के टाइप की जो दवाइयाँ हैं उसमें कॉम्पीट कर रही थी यूएस में, और वहाँ पर चूंकि कंपटीशन ज़्यादा था तो इसलिए वहाँ पर क्या है, अंडर कटिंग हो रही थी प्राइसिंग में, मतलब प्राइस वॉर टाइप की चीज़ वहाँ पर अमेरिका में थी। लेकिन स्टेराइल इंजेक्टेबल के केस में एक तो इस तरह की दवाइयों की शॉर्टेज थी, दूसरी बात ये है कि वहाँ पर अप्रूवल मिलने के बाद बहुत ही कम ऐसी कंपनीज थी जिनको अप्रूवल मिला था। तो वहाँ पर इन्होंने 2018 में एंट्री की, और फिर इन्होंने 2023 में इन्होंने एक सब्सिडरी में खुद के ब्रांड के को बेचने के लिए, यानी एंट्री करने का मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन्होंने तमिलनाडु में लगाया, वहां से ये एक्चुअली एक्सपोर्ट किया करते थे। अब इन्होंने खुद की एक सब्सिडरी जो है, ये कैप्लिन स्टेराइल्स के नाम से इन्होंने एस्टेब्लिश कर लिए, और इसमें दो पीई इन्वेस्टर ने लगभग 218 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी किया है। 2024 में इन्होंने और अपने आप को एक्सपेंड करते हुए, यानी अपने जो नए नए जो सेगमेंट है, प्रोडक्ट का सेगमेंट, उनको इंट्रोड्यूस करते हुए इन्होंने ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर की दवाइयों में भी इन्होंने का प्रोडक्शन भी स्टार्ट किया है। और अब इनका प्लान ये है कि ये अपने ज्योग्राफिकली जो इनके सेगमेंट लिमिटेड है, यानी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हुए या अफ्रीकन कंट्रीज हुए, यूएसए, उसके अलावा ये अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट और रशिया टाइप की कंट्रीज में एंटर हो रहे हैं। और प्रोडक्ट वाइज ये बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर वाले सेगमेंट में भी एंटर हो रहे हैं। अब ये बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर सेगमेंट क्या होता है या इस तरह की दवाइयाँ क्या काम आती हैं, इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो
ये इनके प्लान है। अब स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रमोटर हैं इस कंपनी के। और ये जो सज्जन थे वो एक एमआर से इन्होंने अपना काम शुरू किया और बड़े पैशनेट हैं। रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, रिस्क लेते हुए अलग अलग इस तरह के मार्केट में अपनी स्ट्रेटेजी को फाइन ट्यून करते हुए कंपनी को यहाँ तक लेके आए हैं। अब इनके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इस कंपनी को संभाल रही है। इसके बाद बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है इनके पास, कैश रिच कंपनी है। और तीसरी बात ये कि जिस भी सेगमेंट में ये जाते हैं, यानी चाहे ज्योग्राफिकल सेगमेंट में जाएं या प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट में जाएं, इनकी ये स्ट्रेटेजी यूनिक होती है। और कोशिश इस बात की ये होती है कि धीरे धीरे करके उस मार्केट को कैप्चर किया जाए। वीकनेस की बात करूं तो अब जो हो ये रहा है कि जिन मार्केट्स को इन्होंने डेवलप किया 10-15 साल 20 साल पहले, वो मार्केट अब जो है वो उसमें कंपटीशन बढ़ रहा है। स्पेशली जो चाइनीज कंपनीज हैं वो भी उन मार्केट में एंटर कर रही हैं जो इनका मेन मार्केट है। तो अगर ये कंपटीशन को सरवाइव कर लेते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो हो सकता है इनके रेवेन्यू और मार्जिन में कुछ स्लोनेस आए। मार्केट कैप की बात करूं तो 13,157 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई बहुत ही अच्छा है 22.7 का। और जो पी है वो 21 का है। डेट जैसे मैंने बताया है ही नहीं, कैश रिच कंपनी है। 3 इयर्स की सेल 15% बढ़ी है। 3 इयर्स का जो प्रॉफिट है वो 21% बढ़ा है। प्रमोटर के पास काफ़ी समय से 71% है। एफआईआई के पास 6% है, 6%। डीआई के पास 2% है, 2%। और पब्लिक के पास 21% है। तो वीडियो को अगर मैं समराइज करूं तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छे प्रमोटर हैं इस कंपनी के। और कैश रिच कंपनी है, स्ट्रेटेजी इनकी यूनिक है। अब बात है कि ये कंपनी चल क्यों नहीं रही, उसका कारण ये है कि मार्केट जो है वो सेंटिमेंट पे चलता है और फार्मा से रिलेटेड अभी सेंटिमेंट ठीक नहीं है। और यही वो समय होता है जब अच्छे वैल्यूएशन वाली कंपनीज को आराम से एक अच्छा इन्वेस्टर धीरे धीरे अकोमुलेट करे। और अकोमुलेट करने के बाद पेशेंटली बैठे पेशेंस टेस्ट करेगा ये इन्वेस्टर्स का। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके इसकी पास परफॉर्मेंस है और जिस तरह के एरियाज में ये जा रहे हैं, वैसे ये जो कंपनी है ये भी आगे आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेगी। रीजनेबल वैल्यूएशन है। लेकिन आपको खरीदने या बेचने के कोई भी निर्णय करते समय आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है। मेरी इस शेयर में किसी अन्य शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।